नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि की शुरुआत करेंगे तो उत्तरकाशी सीएम तीरथ सिंह रावत को 2 दिवसीय दौरा है। उत्तरकाशी का कई विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत कोविड केयर सेंटर GMVN बड़कोट का निरीक्षण करेंगे और आपको ये भी बता दें, उन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद कोरोना से ठीक हुए मरीजों का हाल भी जाना। नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी सीएम ने निरीक्षण किया। जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री सीएम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। GMVN कोविड सेंटर उत्तरकाशी भी जाएंगे मुख्यमंत्री, तो जहां नवनिर्मित पुलिस थाना मनेरी का लोकार्पण करेंगे वो। मंडल के अंदर कोविड सेंटर है, 1 मिनट लगाने वाले नौगांव के अंदर CSC और बड़कोट में भी जो हॉस्पिटल है उसका मैंने निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के साथ में सारे OPD वैन और कोविड सेंटर में भी जो 2 पेशेंट थे और उन 2 पेशेंटों से बातचीत होने के बाद लगा कि डॉक्टर लगातार उनके पास सेवा दे रहे हैं, दवाइयाँ नियमित दी जा रही हैं, खाना भी उनको नियमित मिल रहा है। ऐसा उनसे संपर्क करने के बाद लगा। जो यहाँ की थोड़ी कठिनाइयाँ दिक्कतें थी वो मैं संज्ञान में लाया हूँ। डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा में, अभी कुछ ही दिन हाल में हमने डिस्ट्रिक्ट को भी अधिकार दिया था, DM को, तो उनके माध्यम से आए हैं। जो मंडल के अंदर कोविड सेंटर है, 1 मिनट लगाने वाले नौगांव के अंदर CSC। उत्तरकाशी से संवाददाता चिरंजीव सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। चिरंजीव, आपसे जानेंगे, सीएम तीरथ सिंह रावत का ये जो 2 दिवसीय दौरा है, काफी अहम चीजें सामने आ रही हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होंगे और उन योजनाओं के बारे में जानेंगे और आगे क्या किस तरीके के कार्यक्रम है वो भी जानेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोविड कर्फ्यू के दौरान जो है सीएम तीरथ रावत का जो है उत्तरकाशी का 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम था। आज सबसे पहले यमुना घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव और बड़कोट का निरीक्षण किया। बड़कोट में उन्होंने देखा कि डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन महिला डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड मशीन न होने के कारण लोगों ने इसकी मांग उठाई। मुख्यमंत्री तत्काल उसके निर्देश दे दिए हैं और स्थानीय लोगों की यहाँ जो उपकरण लगने, मेडिकल उपकरण, उसकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। दूसरी बात, जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में अभी पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री, यहाँ जो महत्वाकांक्षी योजना का जो आज PM उद्घाटन करेंगे, वो जिला अस्पताल है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट का जो उद्घाटन करेंगे। ये उत्तरकाशी जैसे सीमांत क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि सीमांत क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जिस प्रकार से कमी थी और यहाँ से जो गंभीर रोगी थे उनको रेफर करते करते जो है वो रास्ते में देहरादून और उससे पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते थे। ये उत्तरकाशी के लिए एक रिलीफ और एक राहत और खबर। ठीक, आगे अगर हम देखना चाहें कोरोना की स्थिति, क्योंकि लगातार सीएम तीरथ सिंह रावत सक्रिय हैं और कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए तमाम रणनीति भी सामने आ रही है। बहरहाल आगे की हम जानकारी लेंगे और अभी फिलहाल कोरोना को लेकर भी स्थिति जानेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। देहरादून से खबर, DGP अशोक कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने ग्रेड पे के मसले पर बात कही है। उन्होंने कहा है, ग्रेड पे के मसले पर कुछ बाहरी लोग बरगला रहे हैं, पुलिस के जवान उनके बहकावे में कतई ना आए। मैं हर हाल में आपके साथ हूं। मुख्यमंत्री से कई बार बात हुई, सीएम सहमत हैं, ग्रेड पे के मसले पर जल्द निस्तारण होगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट से पुलिस जवानों को बड़ी आस थी। कैबिनेट में ग्रेड पे के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कई मंत्री, विधायक और सांसद सीएम को पत्र भी लिख चुके हैं इस मामले में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे विभाग के बाहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि पुलिस की छवि इतनी अच्छी हो, और वो लोग अफवाह फैला करके
आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों के जाल में न आए, ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। अशोक कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि पुलिस के जवान किसी भी बहकावे में ना आए, हर हाल में उनके साथ हूं मैं। सीएम से कई बार बात हो चुकी है। फिलहाल कैबिनेट में जो बैठक हुई थी वो बैठक में इस मसले पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें, आश्वासन दिया है डीजीपी की तरफ से। जो बात कही गई है, साफ कहा गया है कि किसी के बरगलाने में ना आए जवान। कई मंत्री, विधायक और सांसद सीएम को पत्र भी लिख चुके हैं इस मामले में। फिलहाल ये खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं डीजीपी अशोक कुमार ने ये वीडियो संदेश जारी किया। सुदीप जैन हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। सुदीप, आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि जो ये वीडियो जारी किया गया है पुलिस के जवानों के लिए खास तौर पर उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही, ग्रेड पे को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में ये चुनावी वर्ष है। फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा और इनके परिवार के लोग सीधे तौर पर राजनीतिक दलों की निगाह में ऐसे वोटर आ रहे हैं और एक जायज मांग है कि यदि ग्रेड पे आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं तो प्रमोशन दें, प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं तो ग्रेड पे दें, ऐसी व्यवस्था रही है। जो ग्रेड पे गिरने का जो आदेश हुआ, इससे नाराजगी व्यक्त हुई फोर्स में और अभी हमने बीते दिनों देखा करीब 25 विधायक, सांसद, मंत्रियों ने पत्र लिखे मुख्यमंत्री को कि जो ग्रेड पे में संशोधन काटा गया, ये ग्रेड पे में 4600 रुपए ग्रेड पे जो पूर्व में था उससे यथावत रखा जाए, क्योंकि सिपाहियों को आर्थिक रूप से जो 2001-2 बैच थी उनको बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब इसके बाद जो राजनीति शुरू हुई उसके मद्देनजर डीजीपी जो पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार, उन्होंने आदेश दिए थे कि फोर्स के जो जवानों की मदद है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हो या गृह विभाग हो, पुलिस महकमा पैरवी कर रहा है, उनका पक्ष रख रहा है। आज पुलिस महानिदेशक को संदेश इसलिए भी जारी करना पड़ा क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इसके ग्रेड पे जैसे संवेदनशील मसले पर राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जवानों में एक मैसेज भेज रहे हैं। और देखिए, फोर्स एक अनुशासन है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लिहाजा डीजीपी ने बहुत स्पष्ट और दुटूक शब्दों में कहा कि वो फोर्स के साथ है, अंतिम दम तक वो पूरा प्रयास करेंगे कि जवानों को उनका वाजिब हक मिले। तो ये बहुत बड़ी बात कही है पुलिस महानिदेशक ने, जिसका सबको संज्ञान लेना चाहिए और जिसको सबको समझना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबर देहरादून से, पेयजल विभाग में इंजीनियर की जल्द भर्ती होगी। आउटसोर्स के जरिए भर्ती किए जाएंगे इंजीनियर। जल निगम और जल संस्थान में कई 100 पद रिक्त हैं। जल निगम में 221 पदों पर चयन आयोग में भर्ती लंबित है। 50-50 इंजीनियर आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाने की तैयारी है। पिछले दिनों डीपीसी से कई अफसरों का प्रमोशन भी हुआ था। इस बीच में हमने सबसे पहले जब विभाग आया हमने सब डीपीसी कराई। जितने पद रिक्त थे वो केवल चीफ स्तर पर अभी नहीं हो पा रही है, अभी 1-2 दिन में हो जाएगी। एससी स्तर पर है और इस जितने भी अधीक्षण अभियंता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, अधिशासी अभियंता है और यही है सहायक अभियंता, इन सब के हमने डीपीसी करा दिए। और जो पद रिक्त है पड़े हुए नीचे वो तो लोक सेवा आयोग में थोड़ा टाइम लगेगा और हमें काम करना है, जो लक्ष्य को पूरा करना है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो लक्ष्य है 2023 तक घर घर पाने, उसको देखते हुए अभी हम 50 जेई जल संस्थान में आउटसोर्स देख रहे हैं, 50 जल निगम में, जिससे हमें समय पर जीपीआर बन सके और टेंडर व्यवस्था भी हम कर सकें। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने समाज कल्याण विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए टेक्निकल एजेंसी का चयन कर लिया जाए। समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक सहित अन्य को विभाग में संचालित योजनाओं से संबंधित समस्या का समाधान किया जाएगा और उनको लाभ प्रदान करने में मदद दी जाएगी। बैठक में कहा गया कि पैसे की कमी के कारण मेधावी छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। इस बारे में श्रेष्ठ कोचिंग का प्रबंध, तकनीकी एवं प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। बैठक में बाबू जगजीवन राम छात्रावास का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है। समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए एक टेक्निकल एजेंसी का चयन करने के निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं,
सीनियर सिटीजन उनके लिए एक हेल्पलाइन 14567 के द्वारा वो अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का के समाधान के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी बात को रख सकते हैं। और मसूरी से खबर, दुष्यंत सिंह चौटाला का 2 दिवसीय मसूरी दौरा। संजय नारंग के आवास पर पहुंचे चौटाला, जहां आपको बता दें मसूरी छावनी परिषद के बोथल बैंक वो पहुंचे। पुलिस और प्रशासन ने कड़े इंतजाम भी किए। 30 मई को चंडीगढ़ के लिए वो रवाना होंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला। और खबर देहरादून से, सुबोध उनियाल जीएसटी काउंसिल के मेंबर बने। मंत्री और शासकीय प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल। वित्त मंत्रालय ने मेंबर की लिस्ट जारी की। जीएसटी काउंसिल की बैठकों में शामिल हो चुके हैं। तो वित्त मंत्रालय ने ये मेंबर की लिस्ट जारी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में कोरोना से निपटने की प्रशासनिक तैयारियों की पोल खुल गई है। अल्मोड़ा जिले में विधायक निधि से खरीदे गए लगभग 4000 सस्ते चाइनीज ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग दे रहे हैं। जांच में भी यह साबित हो चुका है कि विधायक निधि से खरीदे गए ऑक्सीमीटर ब्रांडेड कंपनी के बजाय चाइनीज कंपनी के हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि महामारी के इस दौर में किसने यह घोटाला किया है। कोरोना से कैसे जीतेंगे संग्राम। शहर शहर ऑक्सीमीटर नहीं कर रहा काम। लापरवाही ने खतरे में डाली हजारों की जान। ऑक्सीमीटर वापस मंगाने का ऐलान। विपक्ष ने पूछा, सरकार को किसने लगाया चूना। कोरोना महामारी से जंग के बीच कुमाऊं के कुछ जिलों में खराब ऑक्सीमीटर खरीद कर बांटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल अल्मोड़ा जिले में महामारी को मात देने के लिए विधायक निधि से 22,40,000 रुपए की लागत से 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे गए। लेकिन शुरुआती दौर में ही उनकी गुणवत्ता की पोल खुल गई। ये ऑक्सीमीटर खराब निकले और गलत रीडिंग दे रहे थे, जिससे जनता को मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ी। शिकायत मिलने के बाद अफसरों ने आनन फानन में 3,975 ऑक्सीमीटर वापस मंगा लिए और जांच बिठा दी। देहरादून के एक फर्म ने ये सभी ऑक्सीमीटर अल्मोड़ा जिले को उपलब्ध कराए थे। एक ऑक्सीमीटर की कीमत थी 560 रुपए। इस मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने ऑक्सीमीटर खुद बांटे थे। ऑक्सीमीटर हमने बांटे, पर इसकी शिकायत आने लगी लगातार। जो हर जगह से शिकायत है कि चल नहीं रहे, संचालन नहीं हो पा रहे। शाम को जब मैं घर आया, मैंने इसकी शिकायत मैं सीडीओ को दी। मैंने भाई आपके खराब सामान आ गया है। तो सीडीओ ने कहा कि सामान आ गया होगा, इसको ठीक करा देंगे हम। और सुबह में शहर में हमने बांटना था। सारी हमारी जो आशा कार्यकर्तियाँ थी उनको मैंने जीजीआईसी में बुलाया था। जैसे ही मैंने चेक करना शुरू किया तो सारे ख़राब निकल गए। 15-20 मैंने खोले, सब खराब निकल गए। तो मैंने सारा जो सामान है सीडीओ को वापस कर दिया। मैंने कहा भाई आप इसको परीक्षण करिए, और ये सब चाइनीज़ कंपनी का माल है। हमने आपसे ब्रांडेड कंपनी का माल मंगाने के लिए कहा था, आपने गलत माल दिया है, इसलिए सरकार की छवि धूमिल हो रही है। खराब चाइनीज ऑक्सीमीटर पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है कि जो ऑक्सीमीटर बांटे गए हैं वो उंगली डालने पर जो रीडिंग दे रहे हैं वही रीडिंग भिंडी डालने पर भी दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग राज्य सरकार से की है। निश्चित ही जांच होनी चाहिए, और अगर ये वाकई में जो रघुनाथ सिंह चौहान जी ने कहा है कि ऑक्सीमीटर खराब थे या अन्य जगह किए गए, सौभाग्य से मेरी विधानसभा में बट नहीं पाए थे, आए थे लेकिन बटे नहीं थे, तो हम निश्चित ही सीडीओ से भी ये कहना चाहेंगे, सरकार से भी, कि उस कंपनी के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि एग्जाम्पल पेश हो और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए कि इस तरीके के गलत इस कंपनी के और इस नाम के जो ये ऑक्सीमीटर्स आए ये गलत हैं, उन सारे ऑक्सीमीटर्स की जांच होनी चाहिए। कोरोना महामारी के कठिन दौर में भ्रष्ट अफसरों ने जिस तरह से आपदा में अवसर खोजकर खराब क्वालिटी के ऑक्सीमीटर बांटे हैं, उस पर सवाल उठने लाजमी है। ऑक्सीमीटर खरीदने की पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं। ऐसे में अब हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। जांच के नाम पर पूरे मामले को दबाने की कोशिश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं उत्तराखंड में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि प्रशासन की तरफ से ब्लैक फंगस के लिए राजकीय सुशीला तिवारी को अधिकृत किया गया है और चिकित्सालय के अंदर आइसोलेट वार्ड भी तैयार करा दिया गया है। हल्द्वानी के अंदर फिलहाल 2 ब्लैक फंगस के मामले में है जिनका इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के संक्रमित होने पर हल्द्वानी शहर में बाल विशेषज्ञ की टीम तैयार है। जिले के अंदर 11 बाल रोग विशेषज्ञ हैं और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट चिकित्सालय से भी संपर्क किया जाएगा। नैनीताल में फिलहाल बच्चों के संक्रमित होने की संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। फंगस का जो राज्य ने हमारे निर्धारित किया है इलाज के लिए, सुशीला तिवारी चिकित्सालय को अधिकृत किया है नैनीताल जिले के लिए, और वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है ब्लैक फंगस के लिए, और सारी तैयारियां वहाँ पर दुरुस्त हैं। अभी केसेस की संख्या में गिरावट आ गई है। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर अभी खाली हैं, और सुशीला तिवारी चूँकि एक अधिकृत हमारा डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय है और यहाँ पर पैथोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो बेड खाली होने की वजह से उनको वहीं भेजा जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग गढ़वाल की डायरेक्टर भारती राणा ने हरिद्वार के मेला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध मिली और अस्पताल में कोविड मरीजों के साथ ही इस अस्पताल में अलग अलग मरीजों को भी देखा जा रहा है। इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के साथ ही ओपीडी भी चल रहा है। कोविड मरीजों के लिए अलग व्यवस्था भी बनाई गई है। डायरेक्टर गढ़वाल होने के नाते सभी सरकारी अस्पतालों में डीजी महोदय के निर्देशों में सभी कोविड हॉस्पिटल जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं उनका निरीक्षण मैं कर रही हूँ। तो आज हमारा मेला चिकित्सालय जो कि एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उसका निरीक्षण था, और मेडिसिन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे जो आपके कंज्यूमेबल्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे अच्छे, और एक आपको मैं खास बात बताऊँगी कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड फैसिलिटी भी यहाँ पे चलाई जाए। और पिथौरागढ़ के सीमांत धारचूला के रहने वाले आईटीबीपी में तैनात कमांडेंट रतन सिंह सोनाल के दुनिया की 4थी ऊंचाई वाले लोहत्से पर्वत को फतेह कर वहां तिरंगा लहराया। आपको बता दें कि लोहत्से पर्वत की ऊंचाई 8,516 मीटर है। रतन सिंह सोनाल और उनकी टीम की इस उपलब्धि के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभकामनाएं दी। और आपको ये भी बता दें कि रतन सिंह सोनाल माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी समेत कई ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। देहरादून से खबर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म के पास बन रहे टोल प्लाजा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधान संगठन और कांग्रेस के बाद अब सामाजिक संस्थाओं ने भी टोल प्लाजा का विरोध करना शुरू कर दिया है। राज्य में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले मैत्री स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष कुसुम जोशी ने भी प्रधान संगठन के धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। संस्था के अध्यक्ष ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। सरकार के ऊपर ये आरोप लगाने के बाद कुसुम जोशी ने यह सवाल किया है कि जब सरकार शराब की दुकानें खोलने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को जिला मार्ग घोषित कर सकती है, तो नेपाली फार्म पर टोल टैक्स के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को जिला मार्ग क्यों नहीं घोषित कर सकती है। सरकार लगातार अपनी मनमानी करने पर तुली हुई है। पहले जहां शराब की दुकान खोलने को लेकर सरकार ने नेशनल हाईवे को जिला मार्ग घोषित कर दिया, वही अब सरकार नेपाली फार्म के पास टोल टैक्स लगाकर जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। ऐसे में हमारे सरकार से जब शराब बेचने के लिए आप नेशनल
हाईवे को जिला मार्ग घोषित किया जा सकता है, तो टोल टैक्स हटाने के लिए इस मार्ग को जिला मार्ग क्यों नहीं बनाया जा सकता। और महामारी के इस दौर में लोगों के सामने रोजगार के संकट बढ़ने लगे हैं। ऐसे में रोजगार के लिए क्षेत्र के लोगों को मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कंपोस्ट बैग के माध्यम से लोगों को रोजगार की शुरुआत करने में मदद की जा रही है। बता दें कि घर जाकर मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। खिरसू, कोट, कलजीखाल और मीरोखाल जैसे ब्लॉकों में मशरूम कंपोस्ट बैग भिजवाए जा रहे हैं ताकि महिलाएं और पुरुष सभी लोग इनको उगाना सीख सके और आने वाले समय में मशरूम उत्पादन का बेहतर प्रशिक्षण भी दिया जा सके ताकि सभी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। मशरूम ट्रेनर विपिन रावत ने बताया कि कोविड के इस दौर में लोगों को मशरूम का प्रशिक्षण देना संभव नहीं है। ऐसे में जो प्रवासी गांव आ रहे हैं उन्हें लगातार स्वरोजगार से जोड़ने की शुरुआत की गई है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से हम यहाँ से बैग बना के उनके गांवों तक पहुँचा रहे हैं और वो वहाँ उगा के फलन के लिए कर रहे हैं, उसके बाद वो अगर स्वयं भी उसका इस्तेमाल करेंगे तो एक सबसे पहली चीज़ जो है कि उनके माइंड में एक चीज़ आएगी कि मशरूम उगाना कठिन है। एक तो ये भ्रांति ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जब उनका टेस्ट जनरेट हो जाएगा एक बार इसके क्षेत्र में, तो उसके बाद वो इजी तौर पर जो है कि अपने घर में उसे उगाना शुरू करेंगे और उसमें अपनी इनकम को भी जनरेट करना शुरू करेंगे। कोरोना महामारी में जारी लॉकडाउन के बीच जहां सरकार अपने स्तर पर हर मरीज और जरूरतमंद तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं क्षेत्र के समाज सेवी भी जरूरतमंदों की मदद करने से पीछे नहीं है। डोईवाला की ऐसी ही समाज सेवी संगीता चौहान लगातार जनसेवा का काम कर रही हैं और रोजाना कई जरूरतमंद लोगों को दवाइयां, राशन, सैनिटाइजर जैसे जरूरी उपकरणों का वितरण कर रही है। साथ ही जनता की मदद के लिए उन्होंने पुलिस चौकी में हजारों रुपए दिए हैं, जिससे कि कोरोना किट के साथ मेडिसिन और ऑक्सीमीटर भी खरीदे जा सके। बता दें कोई भी जरूरतमंद उनसे संपर्क कर अपनी परेशानी बता सकता है और मदद ले सकता है। ये कोरोना काल जो दूसरा चरण चल रहा है, ये वाकई गंभीर और खतरनाक चरण है। इसमें लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है और कहीं जिनके बेचारों के रोजगार छूट गए, उनके मतलब डबल दो तरह से इंसान इससे जूझ रहा है। और जहाँ पुलिस की हमारी वो है, पुलिस से हम इसलिए पुलिस से पहुँच रहे हैं कि पुलिस के ही द्वारा आम जनता तक ये हमारी यही कोशिश है और यही हमारा एक प्रण है। इस लॉकडाउन में और पिछले लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं और मेरे साथी हैं समी फरासी जी, और इनके सहयोग से ही जो भी हम कर पा रहे हैं, दोनों मिलकर जितना भी सहयोग हो सके, पुलिस का, प्रशासन का, हमारी मेडिकल से लेकर और राशन तक की जो भी व्यवस्था हमारे से हो सकती है, जो भी हमारा संभव प्रयास है, हम यही सोचकर यहाँ पर पुलिस चौकी में, थानों में इसी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।